जय श्री राम बच्चों। आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तुम्हारे नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और साथ साथ तुम्हारे सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। हम सबको पता है कि ये बायोमोलिक्यूल पार्ट 1 में आ चुका है, टर्म 1 जिसे कह रहे हैं हम। तो टर्म 1 के हिसाब से हमसे करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि जो टॉपिक डिलीट हो चुके हैं उनको भी कराया जाए ताकि आपको नीट और जेई के लिए दिक्कत ना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल में 4-5 टॉपिक है, जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स और अपना डीएनए, आरएनए, एंजाइम्स। तो उसमें सीबीएसई के अंदर से इस साल 2021 में टर्म 1 के हिसाब से जब सिलेबस आया उसमें विटामिन्स काटे गए। लेकिन अगर किसी ने पिछले साल का जेई पेपर देखा हो, जो अभी चल रहे हैं 1, 2, 3 अटेम्प्ट जो हुए, इनमें विटामिन्स बहुत दबा के पूछे गए। लास्ट ईयर भी काट देते कोविड के चक्कर में, लेकिन ये टॉपिक्स फिर भी पूछे जा रहे हैं। जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप छोड़ नहीं सकते इनको। तो आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ा टॉपिक है बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो टॉपिक अपना क्या है? वो टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये शब्द जो तुम्हारा है कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, आरएनए, डीएनए, अब ये डीएनए आरएनए तो बच्चा फिर भी 9वीं 10वीं के बाद सुनना शुरू करता है, मगर कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ये तो बच्चा बचपन से सुनना शुरू कर देता है कि बेटा ये खा लेने में बहुत सारा प्रोटीन है, ये खा लेने में बहुत सारा विटामिन है। अब ये कार्बोहाइड्रेट बच्चों ने सुना तो हुआ है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले हम यहीं पे चलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो हमने यहाँ पर क्या करना है, अपनी कॉपी उठानी है और अपना नोटबुक उठानी है और अपना क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन बना लेना है। कार्बोहाइड्रेट की पुरानी डेफिनेशन क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कार्बोहाइड्रेट की पुरानी डेफिनेशन क्या थी? ध्यान सुनो। कार्बोहाइड्रेट की पुरानी डेफिनेशन थी ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं और ये वाला फॉर्मूला फॉलो करते हैं, CxH2O, कार्बन के हाइड्रेट जो ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं CxH2O, उन्हें कार्बोहाइड्रेट बोला गया। जैसे एग्जांपल के लिए हम सबको पता है कार्बोहाइड्रेट अपना ग्लूकोज हुआ करता है। अब ग्लूकोज वाला फॉर्मूला शो कर रहा है, देखो इसको अगर मैं ऐसे लिख लूं 2 मिनट के लिए तो मेरे ख्याल से शो कर रहा है, ठीक? कार्बोहाइड्रेट है ये। हमारे को एक बहुत अच्छा कार्बोहाइड्रेट पता है सबको, C12H22O11, नाम है इसका सुक्रोज, शुगर। ये वाला फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, देखो ध्यान से, C12H2O11 ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। तो ये कार्बोहाइड्रेट की पुरानी डेफिनेशन है। क्या है कार्बोहाइड्रेट की पुरानी डेफिनेशन? कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं, कार्बन के वो हाइड्रेट्स जो CxH2O का फॉर्मूला फॉलो करते हैं उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। एग्जाम्पल तुम्हारे पास ग्लूकोज भी है, एग्जाम्पल तुम्हारे पास सुक्रोज भी है। मगर यहां पर एक इस चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि इस डेफिनेशन की लिमिटेशन क्या है? ये डेफिनेशन की लिमिटेशन क्या है? क्योंकि लिमिटेशन पढ़ेंगे इस डेफिनेशन में क्या गलती है छोटी मोटी, उसके बाद हमें ना नई मॉडर्न डेफिनेशन पढ़नी है। तो इस डेफिनेशन की लिमिटेशन क्या है? 3 लिमिटेशन है, बहुत बढ़िया, ध्यान सुनो। पहला, सारे कार्बोहाइड्रेट ये वाला फॉर्मूला फॉलो नहीं करते हैं। जैसे तुमने सुना हुआ डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या सुनी तुमने? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए के अंदर एक पेंटोज शुगर होती है, डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर कहते हैं उसको, डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर कहते हैं, इसी चैप्टर में आएगी। अब डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर जो है उसका फॉर्मूला है C5H10O4। ये अपना क्या है? ये अपना डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर है। अब ये डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर जो है मेरे ख्याल से ये वाला फॉर्मूला फॉलो नहीं कर रहा। जो डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर है ये वाला फॉर्मूला फॉलो नहीं कर रहा है। ये वाला फॉर्मूला फॉलो कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे हैं जो ये वाला फॉर्मूला फॉलो नहीं करते लेकिन कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा, जैसे मैंने बताया डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर। दूसरा, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जो ये फॉर्मूला फॉलो करते थे लेकिन कार्बोहाइड्रेट में नहीं है। एग्जाम्पल जैसे इथेनोइक एसिड, बच्चों को पता है इथेनोइक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। इथेनोइक एसिड कार्बोहाइड्रेट थोड़ा होता है, लेकिन इथेनोइक एसिड ये वाला फॉर्मूला फॉलो कर देता है। ये लो C2H2O2 फॉर्मूला हो रहा है फॉलो, बिल्कुल हो रहा है, देख लो, चलो चेक करके देख लो। अब इथेनोइक एसिड ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है,
डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शुगर ये फॉर्मूला फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट है। एक और एग्जांपल लो, तुमने सुना हुआ है इसको मिथेनॉल कहते हैं, HCHO। अब ये क्या है, ये भी ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो पहली लिमिटेशन क्या है, जो ये सारे कंपाउंड जो फॉर्मूला सारे कार्बोहाइड्रेट फॉर्मूला फॉलो नहीं करते। एग्जांपल याद कर लो, डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शुगर। ठीक है जी। दूसरी लिमिटेशन, सारे कंपाउंड जो फॉर्मूला फॉलो करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। और तीसरी डेफिनेशन, बहुत बढ़िया मजेदार डेफिनेशन, इस डेफिनेशन का लिंक तुम्हारी 10th क्लास से भी है। क्या कि यार हमारी डेफिनेशन क्या है, हमारी डेफिनेशन है कार्बन के वो हाइड्रेट जो ये फॉर्मूला फॉलो करे वो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक भैया, कार्बन कभी हाइड्रेट बनाता ही नहीं है, कार्बन कभी हाइड्रेट बनाते नहीं, तो कार्बन के वो हाइड्रेट का मतलब क्या हुआ, कार्बन कभी हाइड्रेट बनाता ही नहीं है। अब ये हमें, मैंने बोला 10th क्लास से भी लिंक है। कैसे लिंक है, देखो हाइड्रेट का मतलब होता है जनरली, हाइड्रेट का मतलब क्या है कि कोई आयन था, पानी में डाला और आयन उस पानी से रिएक्ट कर गया। जैसे हमने सोडियम देखा हुआ है, Na प्लस है, Na प्लस को पानी में डालते हैं, वो पानी उसके साथ आ जाता है, हम कहते हैं हाइड्रेटेड हो गया। क्लोराइड है, पानी NaCl को पानी में डाला तो Na प्लस के साथ भी पानी आ गया, Cl माइनस के साथ भी पानी आगे बैठ गया, हमने कहा इनके हाइड्रेट बन गया। लेकिन 10th में हमने पढ़ा था कार्बन ना तो C4 पॉजिटिव बनाता है ना C4 नेगेटिव बनाता है, कार्बन कैटायन आयन तो बनाता नहीं है। जब कार्बन आयन ही नहीं बनाता तो उसके हाइड्रेट कहां से बन जाएंगे भाई साहब, तो कार्बन तो हाइड्रेट ही नहीं बनाता। तो सबसे पहली चीज क्या है, दो क्वेश्चंस करे हमने अभी तक। पहला, कार्बोहाइड्रेट की पुरानी डेफिनेशन क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट की पुरानी डेफिनेशन क्या है कि जी कार्बन के वो हाइड्रेट जो ये फॉर्मूला फॉलो करे। ठीक, एग्जांपल तुम्हें जरूर याद करना, लिखना भी है, एग्जांपल बड़े आसान है, ग्लूकोज सुक्रोज हमारे कोर्स के अभी सब सारे पढ़ेंगे अभी। ठीक है जी, इनको डिटेल में वैसे भी पढ़ना है। उसके बाद मैंने इसकी लिमिटेशन क्या बताई, मैंने लिमिटेशन बताई कि सारे कार्बोहाइड्रेट ये फॉर्मूला फॉलो नहीं करते, सारे कंपाउंड जो ये फॉर्मूला फॉलो कर देते हैं वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, और तीसरा कार्बोहाइड्रेट बनाता ही नहीं है। तो अब बात यहां पे आती है क्या कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या होगी फिर, तो पुरानी डेफिनेशन गलत होगी। तो अब एक मॉडर्न डेफिनेशन आई, तो मॉडर्न डेफिनेशन सुनते हैं कार्बोहाइड्रेट की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है जो आज के डेट में चलती है, बड़ी आसान सी है। ये पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब जिसमें एक से ज्यादा OH है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब जिसमें कायरल सेंटर है। फिर से सुनते हैं, ये पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एक से ज्यादा OH है, एल्डिहाइड या कीटोन, या तो एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोनिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप भी हो सकता है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, एक से ज्यादा OH वाले एल्डिहाइड या कीटोन है जो ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव, जरा ध्यान से देखो, इस कार्बन को देखो, तुम्हें शायद याद होगा तुमने ऑप्टिकली एक्टिवनेस कैसे देखी थी, हमने क्या पढ़ा रखा है कि एक कार्बन के चारों तरफ अगर अलग अलग चीजें लगी हो तो पक्की बात वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जैसे यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ OH लगा हुआ है, यहाँ CHO लगा हुआ है, और इस कार्बन की चौथी वैलेंसी में इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, क्या है मॉडर्न डेफिनेशन, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, या ये वो कंपाउंड है जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद इस प्रकार के कंपाउंड दे दे। किस प्रकार के, जो पॉलीहाइड्रोक्सी हो, एल्डिहाइड या कीटोन हो, जैसे हमारा ग्लूकोज है। ठीक, अब ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है CHO HOH OHH HOH HOH CH2OH। अब इसमें पहली बात तो पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया, बहुत सारे OH है। ठीक, अच्छा एल्डिहाइड भी है, ठीक है, और ये बहुत सारे कार्बन ऐसे हैं यहां पर जो क्या है ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन जो ऑप्टिकली एक्टिव, वो कार्बोहाइड्रेट। दूसरा
ऐसा कंपाउंड जो पानी में डालने के बाद इस प्रकार का कंपाउंड दे दे, वो भी कार्बोहाइड्रेट गिना जाएगा। जैसे स्टार्च है, ठीक, या हमारा ये हमारा अपना माल्टोज है, माल्टोज को पानी में डालते हो 2 ग्लूकोज में चेंज हो सकता है, ठीक, तो माल्टोज को भी मैं किस में लिखूंगा, कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में लिखूंगा कि भाई ये भी कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है जी, फिर से एक बार रिपीट मारते हैं। पहले हमने ओल्ड डेफिनेशन पढ़ी, ओल्ड डेफिनेशन की लिमिटेशन पढ़ी, फिर हमने नई डेफिनेशन पढ़ी, क्या कि भैया वो कंपाउंड जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है और ऑप्टिकली एक्टिव है उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, या वो कंपाउंड जो पानी में घुलने के बाद इस प्रकार के कंपाउंड बना दे जो पॉलीहाइड्रोक्सी हो, एल्डिहाइड कीटोन हो और ऑप्टिकली एक्टिव हो। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशंस और इनकी लिमिटेशन, ओल्ड वाले की लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने 3 चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट को कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, शुरू करते हैं। देखो भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई करने के बहुत सारे बेसिस हैं, किस बेस पे क्लासीफाई कर रहे हो। ठीक, तो क्लासीफाई करने का पहला बेस है क्या कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, पानी में डालने पर ये कैसे टूटता है, इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का हो सकता है। एक मोनोसैकेराइड्स, एक ओलिगोसैकेराइड्स और एक पॉलीसैकेराइड्स। मतलब क्या है, देखो तुम्हें शायद पता होगा, नहीं पता तो सुन लो। सैकेराइड्स मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स की एक नाम है, शुगर्स का एक कोई कहते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स पानी में डालने पर किस प्रकार के प्रोडक्ट बना रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि कार्बोहाइड्रेट को कैसे क्या रखेंगे। मोनोसैकेराइड जो पानी में गया लेकिन फर्दर टूटा नहीं, जैसे हमारा ग्लूकोज पानी में डाल दो लेकिन ये टूटता नहीं है, ये मोनोसैकेराइड्स है क्योंकि ये पहले से सिंगल यूनिट है। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, कुछ, जो पानी में डाला और कुछ में टूट गया, जैसे 2 में टूट गया, 3 में टूट गया, 4 में टूट गया, अप टू 10, इससे ज्यादा नहीं, तो उसे कहते हैं ओलिगोसैकेराइड, जो कुछ में टूट गया। जैसे एग्जांपल है बहुत बढ़िया, माल्टोज। मैंने अभी तुम्हें शायद जिक्र करा कि माल्टोज को पानी में डालते हैं तो ग्लूकोज में टूट जाता है। तो माल्टोज एक डाइसैकेराइड है, तो डाइसैकेराइड को भी मैं ओलिगोसैकेराइड में गिनूंगा। हमारे कोर्स में माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, 3 चीजें हैं, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, सारे के सारे ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर आते हैं। ठीक, और सारे सारे डाइसैकेराइड्स है। सुक्रोज भी 2 मोनोसैकेराइड से बना है, लैक्टोज भी 2 मोनोसैकेराइड से बना है और माल्टोज भी 2 मोनोसैकेराइड से बना है। और अभी जो जेई का पेपर चल रहे हैं 2021 के लिए, उसमें लैक्टोज का प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस पूछा जा चुका है अभी भी। ठीक है, तो ओलिगोसैकेराइड जो 2-3 मोनोसैकेराइड्स में टूट जाए। मोनोसैकेराइड्स जो पहले से ही सिंगल है, नहीं टूटे, फर्दर नहीं ब्रेक होते, वो मोनोसैकेराइड। जो 2-3 में टूट गए वो क्या है, 2-3 मोनोसैकेराइड्स में टूट गए वो क्या है, ओलिगोसैकेराइड। और जो बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स में टूट गए वो क्या है, हमारे पॉलीसैकेराइड्स। नाम से पॉलीमर सुने होंगे तुमने, तो बहुत सारे में जो टूट जाए, बचपन से सुनते आ रहे हो, स्टार्च, जो हमारा स्टार्च है ये क्या है, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ये क्या है, ये सारे के सारे ये हमारे पॉलीसैकेराइड्स में गिने जाते हैं। तो पॉलीसैकेराइड्स क्या है, क्योंकि स्टार्च को पॉलीसैकेराइड क्यों कहता हूं, क्योंकि स्टार्च को जब पानी में डालते हैं तो स्टार्च बहुत सारे ग्लूकोज में टूट जाएगा, तो पॉलीसैकेराइड्स है। ये मोनोसैकेराइड क्यों है, क्योंकि ये पानी में डालते हैं तो टूटता नहीं, फर्दर नहीं ब्रेक होता। मोनोसैकेराइड जो पानी में डालने में कुछ में टूट जाए, ओलिगोसैकेराइड, और जो बहुत सारे में टूट जाए वो स्टार्च अपना क्या है, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है जी, आगे चल, ठीक है आगे चल रहे हैं। ये हमने क्या करा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस पढ़ा है। इसके आगे सुनो, अब अगले बेसिस के साथ कैसे कर रहे हैं। ठीक है,
अगली क्लासिफिकेशन है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। उसका नेचर कैसा है, रिड्यूसिंग है या नहीं है। तो इस हिसाब से दो प्रकार के हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, शुगर जिसे कहते हैं वो हो सकते हैं, सैकराइड्स हो सकते हैं हमारे। कौन कौन से, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के या आईआईटी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार ऐसा आता है कि 2-3 स्ट्रक्चर लिख के बता देते हैं जेई में, नीट में, और कहते हैं बताओ इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग होगा कौन सा नॉन रिड्यूसिंग होगा। तो तुम्हें रट के नहीं जाना, इनका मतलब समझ में आना चाहिए। देखो, जिन्होंने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पढ़ा है उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, जिनको नहीं पता मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। वहाँ पर हम ना एक कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ते हैं जो तुमने लैब में भी सुने होंगे, फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, टॉलिन टेस्ट। ठीक, तो ये क्या है, ये अपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट इनके साथ रिएक्ट कर जाए और ये टेस्ट दे दे वो तो हो गया रिड्यूसिंग, क्योंकि भाई जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करके वो तो रिड्यूसिंग शुगर है, और जो नहीं कर पाए वो हो गए नॉन रिड्यूसिंग। तो अब बच्चे के दिमाग में आता है कि टॉलिन, फेलिंग और बेनेडिक्ट जो मैं नाम ले रहा हूं ये हैं किसके टेस्ट, कौन करता है कौन नहीं करता। तो भाई देखो, एक जनरल सा भ्रम है, इस भ्रम को मिटा के चलना सही हो जाएगा। जनरल सा भ्रम है कि जो एल्डिहाइड होता है वो टॉलिन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट देता है, और जो कीटोन होता है वो नहीं देता। ये भ्रम है, ऐसा नहीं है। इससे ये करोगे तो फिर तुम कहोगे यार ठीक है, अगर ऐसा सुन लिया तो फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा ठीक है भाई, सर ने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं, एक में एल्डिहाइड होता है, एक में कीटोन होता है। तो एल्डिहाइड्स वाले सारे के सारे क्या करेंगे, रिड्यूसिंग हो जाएंगे, कीटोन वाले सारे सारे नॉन रिड्यूसिंग हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनो, ये भ्रम है, इसको दूर कर लेते हैं। पहले तो हम ये बोलते हैं कि सारे एल्डिहाइड टॉलिन फेलिंग टेस्ट देते हैं, साथ साथ वो कीटोन भी टॉलिन फेलिंग टेस्ट देता है जिनके पास साथ वाले कार्बन पे OH लगाओ, वो कीटोन भी दे देते हैं टॉलिन और फेलिंग टेस्ट। तो ये भ्रम में मत रहना कि सिर्फ एल्डिहाइड ही टॉलिन फेलिंग टेस्ट देता है, वो कीटोन भी टॉलिन फेलिंग टेस्ट देता है जिसके साथ वाले कार्बन पे OH लगाओ। तो यहां पर अब मामला हो गया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। तो रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, देखो मतलब तो बिल्कुल साफ है कि जो टेस्ट दे दे वो रिड्यूसिंग है, जो ना दे वो नॉन रिड्यूसिंग है। अब टेस्ट देगा कौन, कैसे पता लगाए, तो जिसके अंदर फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप है, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप तो सब में ही है, और कीटोन के साथ OH भी होना लाजमी है, क्योंकि हमने बताया डेफिनेशन ये है कि कीटोन से कार्बोहाइड्रेट बनता है, कीटोन के साथ बहुत सारे OH लगे होंगे, बहुत सारे पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली OH होगा, तो वो भैया अपना क्या कहलाएगा, वो अपना कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। तो टॉलिन फेलिंग टेस्ट कौन देगा, रिड्यूसिंग शुगर कौन देगा, सारे दे देंगे? नहीं, टॉलिन फेलिंग टेस्ट वो देगा जिनके अंदर एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप हैं और फ्री हैं रिएक्ट करने के लिए, कहीं पर बाउंड होके नहीं बैठे हुए। हम यहां पर इसी चैप्टर में अभी 2-3 क्लास के बाद ऐसे कंपाउंड पढ़ेंगे जिनमें एल्डिहाइड है लेकिन रिएक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि फ्री नहीं, किसी से और से बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। और कुछ ऐसे पढ़ेंगे जिसमें एल्डिहाइड कीटोन है लेकिन रिएक्ट भी कर रहे हैं क्योंकि फ्री है। तो तुम्हें क्या लिखना है, जिसके अंदर फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप है और जो टॉलिन फेलिंग टेस्ट दे देता है वो रिड्यूसिंग शुगर है, और जिसके अंदर फ्री एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप नहीं है, जो टॉलिन फेलिंग टेस्ट नहीं देता, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर और का एग्जांपल हमारा क्या है, रिड्यूसिंग शुगर एग्जांपल हमारा माल्टोज है। अभी आज की क्लास में तो तुम सिर्फ सुन सकते हो, लेकिन अभी 2-3 क्लास के बाद ये प्रूफ हो जाएगा ये माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर क्यों है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाई माल्टोज कंसीडर एज रिड्यूसिंग शुगर, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल हमारा सुक्रोज है। बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक तो हमने अभी तक पढ़ा कार्बोहाइड्रेट की 2 क्लासिफिकेशन। पहली कि पानी में घुलने के बाद कैसा हो जाता है, मोनोसेक्राइड, डाइस, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, कितने सेक्राइड में टूटता है, जो नहीं टूटा मोनो, जो कुछ में टूट गया, ओलिगो जो बहुत सारे में टूट गया वो अपना हमने क्या बोला, पॉलीसेक्राइड। फिर मैंने बताया रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, जिसमें फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप है, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप तो सब में है, मगर जिसमें फ्री है रिएक्ट करने के लिए, जो टॉलिन और फेलिंग टेस्ट को दे देता है,
वो तो हो गया रिड्यूसिंग शुगर, और जो नहीं दे पाता वो होता है हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब एक क्लासिफिकेशन और है छोटी सी कार्बोहाइड्रेट की, बड़ी सिंपल सी है, उसको भी पढ़ डालते हैं, ठीक है, साथ साथ ही पढ़ डालते हैं उसको भी। और वो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। टेस्ट में कैसी है, ठीक, तो इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लो, प्रैक्टिकल कर लो थोड़ा भी। अभी सोचो तुमने थोड़ी सी चीनी खाई है, ठीक है, कैसी लगेगी, मीठी लगेगी, कार्बोहाइड्रेट भाई, ठीक है। अब तुमने क्या करा, थोड़ी सी रुई खा ली, कॉटन, कागज खा लिया, ब्रेड खा ली, ये भी कार्बोहाइड्रेट है भाई, ये मीठे नहीं लगते, ठीक। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट दो प्रकार के हैं, कौन कौन से, शुगर और नॉन शुगर, दो प्रकार के हैं ये, शुगर और नॉन शुगर। एक वो जिनका टेस्ट क्या है, स्वीट इन टेस्ट है, और ये क्या लिखोगे, स्वीट टेस्ट में नहीं है, नहीं, जो टेस्ट लेस है, ठीक। अच्छा, तुम्हें 10th का एक क्वेश्चन याद होगा, 10th में तुम क्वेश्चन पढ़ते थे, लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन आता है बड़ा इंपॉर्टेंट सा, कहते थे कि ब्रेड को खा रहे हैं तो जब चबाते हैं तो मीठी होती, चबाते रहते तो मीठी हो जाती है, बताओ क्यों। तो एग्जाम तो हमसे बोलते थे कि जी हमारे मुंह में ना वो होता है स्लाइवरी अमाइलेज, जिसे टाइलिन कहते हैं, एक एंजाइम होता है जो हम खाते हैं ब्रेड, वो स्टार्च होती है, उसमें टेस्ट नहीं होता, लेकिन हमसे चबाते रहते तो जो स्लाइवरी अमाइलेज होता है वो स्टार्च को माल्टोज में चेंज करते हैं, माल्टोज मीठा होता है, ये शायद बच्चों को याद होगा, इस बात को याद रखो बस। तो भाई शुगर क्या है, जो मीठे है टेस्ट में, नॉन शुगर क्या है, जो मीठे नहीं है, ठीक। अब जो शुगर है ना, जो शुगर है वो कौन है, जर्नली शुगर मोनो और ओलिगोसैकेराइड्स है, नॉन शुगर कौन से हैं, पॉलीसैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट जो अपने ये स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये नॉन शुगर्स में आते हैं, ठीक है, जनरली मोस्टली। और जो मोनोसैकेराइड्स हैं, ओलिगोसैकेराइड्स हैं, जनरली मोस्टली किस में आते हैं, शुगर में आते हैं। एक और अच्छी बात है, जनरली मोस्टली वाली बात है, ये सब में नहीं लगा सकते तुम, ठीक, पता होना चाहिए। जर्नली ऐसा होता है जो नॉन शुगर होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग भी होते हैं, जर्नली है, और इसका मतलब ये नहीं है कि सारे जो शुगर होंगे वो रिड्यूसिंग शुगर होंगे, ये जनरली है कि मोनो और ओलिगोसैकेराइड्स जनरली शुगर में गिने जाते हैं और वो रिड्यूसिंग हो सकते हैं, ठीक है। तो इस बात पे ना काफी घुमाया जाता है कि माल्टोज तो भैया शुगर भी है और माल्टोज तो रिड्यूसिंग भी है और माल्टोज ओलिगो भी है, मगर सुक्रोज शुगर तो है, ओलिगो भी है, मगर वो नॉन रिड्यूसिंग क्यों है। तो ऐसे कोई में घुमा देंगे, तो ये जरूरी नहीं कि ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग की एक अलग क्लासिफिकेशन बता दी कि जो रिएक्ट करेगा वो रिड्यूसिंग, जो नहीं करेगा वो नहीं। और रिएक्ट कौन करेगा, जिसमें फ्री एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप है, तो वो एक अलग डेफिनेशन पे चला गया, ठीक है। तो भाई तो जनरली मैंने बोला कि मोनो और ओलिगो इस कैटेगरी में आते हैं और ये नहीं आते। तो एक और है, तुमने अभी भी एक चैप्टर पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट के अंदर एक टॉपिक आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, ठीक। तो जो शुगर होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और जो नॉन शुगर होते हैं वो एमॉर्फस सॉलिड में गिने जाते हैं, ठीक है। जो शुगर है वो क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जो ये है वो है एमॉर्फस सॉलिड। मैं एक बारी पूरे के पूरे टॉपिक को समरी दे दूं तुम्हें। आज हमने तुम्हें पढ़ाया कार्बोहाइड्रेट की स्टार्टिंग, इंट्रो। तो कार्बोहाइड्रेट की हमने सबसे पहले बताया कि डेफिनेशन क्या है पुरानी, कि भैया कार्बन के हाइड्रेट जो फॉर्मूला फॉलो कर दे, फिर उसकी लिमिटेशन बताई, फिर नई डेफिनेशन बताई, और फिर कार्बोहाइड्रेट की हमने 3 तरह से क्लासीफाई करा। पहला ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग नेचर, और तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ शुगर और नॉन शुगर। मैंने बोला जो खाने में मीठी है क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जनरली मोनो और ओलिगो है, वो शुगर सब में होती हैं, आ जाती हैं, और जो खाने में मीठी नहीं है, टेस्ट लेस है। अब मीठी नहीं तो खट्टी नहीं है, कड़वी नहीं है, टेस्ट लेस है, तो वो नॉन शुगर कहलाई जाएगी, ठीक। मैं तो पहले ही बता चुका, कार्बोहाइड्रेट टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो इसकी ऐसी शॉर्ट वीडियो मैं तुम्हें बना के डालता रहूँगा, तुम उसको आराम से अच्छी तरह से रिवाइज करते रहो, और हम कोशिश करेंगे जो टॉपिक निकल गए जैसा मैंने बताया उसको भी मैं कराऊंगा, क्योंकि जेईई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब तक के जितने क्वेश्चन हैं उनका एक नोट्स बना लो, बेटर रहेगा। जल्दी मिलेंगे, जब तक के लिए जय श्री राम।